कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बहस में आप सही थे, बिल्कुल सही, पर फिर भी हार गए? हार गए मतलब तर्क में या? नहीं, तर्क शायद जीत लिया हो, पर वो रिश्ता या सामने वाले का सम्मान वो खो दिया। हाँ हाँ, ये तो होता है, अक्सर होता है। तो सोचिए क्या हो अगर किसी को प्रभावित करने का असली राज बहस में चीखना चिल्लाना नहीं हो, बल्कि सिर्फ एक ऐसा ऐसा सादा सा वाक्य कहना हो जिससे उन्हें लगे कि हाँ, मेरी बात भी सुनी जा रही है, समझी जा रही है। ये सुनने में ही थोड़ा मतलब उल्टा लगता है ना, क्योंकि हमारी पहली कोशिश तो यही होती है कि अपनी बात को सही साबित करें। एग्जैक्टली और उसमें अक्सर हम क्या करते हैं, सामने वाले को गलत ठहराते हैं। बिल्कुल। पर आज हम डेल कार्नेगी की जो किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उससे एक ऐसे सिद्धांत पर बात कर रहे हैं जो बिल्कुल उसके उलट है। अच्छा, कौन सा सिद्धांत? वो है अध्याय 11 का सार। दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें, कभी ये ना कहें तुम गलत हो। ओके, तुम गलत हो, ये 3 शब्द सुनने में तो सीधे और सच्चे लगते हैं, तो कार्नेगी क्यों मना कर रहे हैं? मतलब इसे थोड़ा खोलिए। हाँ, तो कार्नेगी का कहना है कि जैसे ही आप किसी को सीधे सीधे ये कहते हैं ना तुम गलत हो, तो बातचीत का दरवाजा वहीं बंद हो जाता है। बंद क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लोगों को अपनी गलती मानना पसंद नहीं? वो तो है ही, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, जब हम किसी को कहते हैं तुम गलत हो, तो हम सिर्फ उनके विचार पर सवाल नहीं उठा रहे होते। अनजाने में ही सही हम उनके आत्मसम्मान पर, उनकी समझदारी पर, उनके इंटेलिजेंस पर चोट कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे उन पर पर्सनल अटैक हो गया हो। बिल्कुल, और नतीजा वो फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं एकदम से। उनका दिमाग फिर नए विचारों के लिए बंद, और वो अपनी बात पर और भी ज्यादा अड़ जाते हैं। भले ही अंदर से उन्हें लग रहा हो कि शायद मैं गलत हूँ। हाँ, भले ही मन में कहीं ना कहीं शक हो, पर वो मानेंगे नहीं। वो अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जिसकी आप बात कर रही थी। हाँ, जैसे ही वो शब्द कान में पड़े, सुनना बंद, बस अपना बचाव शुरू। एग्जैक्टली। और इसके पीछे साइकोलॉजी भी है ना? हाँ, बताइए ना, क्या कहती है साइकोलॉजी? देखिए, एक तो है वो ईगो वाली बात। हम सब अपनी एक सेल्फ इमेज बचा कर रखना चाहते हैं, अपनी इज्जत। हाँ, जब कोई कहता है तुम गलत हो, तो वो हमारी पहचान पर हमले जैसा लगता है। तो बदलने के बजाय हम अपनी बात को और मजबूती से पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये तो हुआ ईगो। और एक और दिलचस्प चीज है जिसे रिएक्टेंस थ्योरी कहते हैं। मतलब जब हमें लगता है कि हमारी सोचने की आजादी, हमारी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है, जैसे कोई हमें डिक्टेट कर रहा हो कि क्या सोचना है। हाँ, जैसे कोई कह रहा हो नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वो गलत है, तो हम अंदर से प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ये अपना कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका है, भले ही सबकॉन्शियसली हो रहा हो। मतलब हम इसलिए अड़ जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें दबाया जा रहा है या हमें कंट्रोल किया जा रहा है, काफी हद तक। और यहीं पर कार्नेगी की बात बहुत बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। वो कहते हैं कि इंसान को पहचान और सम्मान की भूख होती है, खाने से भी ज्यादा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था शायद। हाँ, उनका एक मशहूर कोट है कि लोग तारीफ के भूखे होते हैं। तो जब आप किसी की राय का सम्मान करते हैं, भले ही आप सहमत ना हो, आप उनकी इस गहरी जरूरत को पूरा करते हैं। और तुम गलत हो कहना इस सम्मान पर सीधा हमला है। सीधा हमला। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर कोई वाकई में गलत है, उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, तो क्या करें? चुप रहे या उसे बताएं कैसे बिना ये कहे कि तुम गलत हो? कार्नेगी ने कुछ तरीका सुझाया? हाँ, बिल्कुल सुझाया, और बहुत ही विनम्र पर बहुत असरदार तरीका। वो कहते हैं कि बातचीत की शुरुआत कुछ ऐसे करें। देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता भी हूं। आइए तथ्यों को एक बार फिर से मिलकर देखते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, ये कहना आसान नहीं है, खासकर जब आप अंदर से श्योर हो कि आप ही सही हैं। मुश्किल है, मानता हूं, पर सोचिए इस वाक्य में कितनी ताकत है। ये टकराव को सीधे सीधे बातचीत में बदल देता है। हाँ, ये दिखाता है कि आप अड़े हुए नहीं हैं, आप सच जानने में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने में नहीं। बिल्कुल, ये सामने वाले को डिफेंसिव होने से रोकता है। वो शायद आपके साथ मिलकर प्रॉब्लम को देखने के लिए तैयार हो जाए। ये उसके ईगो को बिना चोट पहुंचाए उसे सोचने का एक मौका देता है। ये सुनकर मुझे अब्राहम लिंकन याद आ रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि वो अपनी बहसों में कमाल की डिप्लोमेसी दिखाते थे, कभी सीधा अटैक नहीं करते थे। हाँ, लिंकन तो इसके मास्टर थे।
वो अक्सर बहुत बहुत विनम्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए बहस में उन्हें लगता कि सामने वाले का तर्क कमजोर है, तो वो शायद कहते, मेरे विद्वान मित्र का तर्क विचार करने लायक है। हालांकि मुझे थोड़ी हैरानी है कि क्या हमने इस दूसरे पहलू पर भी ठीक से ध्यान दिया है। मतलब सीधे गलत नहीं कहा, बस एक सवाल उठा दिया, एक दूसरा एंगल दे दिया। एग्जैक्टली। इससे सम्मान भी बना रहा और बहस का माहौल भी खराब नहीं हुआ। अनावश्यक दुश्मनी मोल नहीं ली। ये तो हुई इतिहास की बात। आजकल के जमाने में जैसे ऑफिस वगैरह में ये चीज कैसे काम करती है? कोई मॉडर्न उदाहरण है? हाँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, जब उन्होंने 2014 में चार्ज लिया था, तब कंपनी की अंदरूनी कल्चर वो थोड़ी टकराव वाली मानी जाती थी, काफी खेमेबाजी थी। अच्छा। तो उन्होंने आते ही पुरानी प्रैक्टिसेस को ये कहकर खारिज नहीं किया कि ये सब गलत था। नहीं, उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट पर जोर दिया, मतलब सीखने और आगे बढ़ने की मानसिकता। अच्छा, मतलब फोकस बदलाव पर था, पिछली गलतियों पर उंगली उठाने पर नहीं। बिल्कुल। उन्होंने बदलाव को ऐसे पेश किया जैसे ये कोई सुधार नहीं, बल्कि भविष्य के लिए विकास का एक मौका है। इससे लोगों को ये नहीं लगा कि उन पर या उनके पिछले काम पर हमला हो रहा है। तो उन्हें अपमानित महसूस नहीं हुआ। नहीं हुआ। और वे बदलाव के लिए ज्यादा खुले मन से तैयार हुए। नतीजा क्या हुआ? कोलैबोरेशन बढ़ा, कंपनी में एक नई एनर्जी आई। ये दिखाता है कि लीडरशिप में भी सीधे टकराव से बचना कितना फायदेमंद हो सकता है। बहुत दिलचस्प। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए टीम मीटिंग चल रही है, कोई जूनियर मेंबर है, उसने कोई आइडिया दिया और आपको लग रहा है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, आम सिचुएशन है। तो पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? नहीं यार, ये काम नहीं करेगा। हो सकता है। और इसका नतीजा क्या होगा? वो मेंबर शायद अगली बार कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, शायद बोले ही ना। उसे लगेगा मेरे आइडियाज बेकार है। बिल्कुल। अब दूसरा तरीका देखिए। मैनेजर कह सकता है, ये सोचने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। मुझे खुशी है कि आप नए सॉल्यूशन सोच रहे हैं। क्या हम मिलकर ये देख सकते हैं कि ये हमारे मौजूदा बजट और टाइमलाइन में कैसे फिट बैठेगा? या इस आइडिया के पीछे आपकी सोच क्या है? थोड़ा और बताएंगे? अरे वाह, यहाँ आपने आइडिया को सीधा काटा नहीं, बल्कि उसकी नीयत की, मतलब उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की और फिर मिलकर उसे परखने का प्रस्ताव रखा। हाँ। इससे उस मेंबर का सम्मान भी बना रहा, उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं टूटा और बात भी आगे बढ़ी। शायद डिस्कशन में ही वो खुद समझ जाए कि आइडिया क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, या शायद कोई बेहतर आइडिया निकल आए। यही है शायद कार्नेगी के सिद्धांत का जादू। अच्छा, अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी पर। दोस्तों से, पार्टनर से, परिवार वालों से कितनी बार हम असहमत होते हैं? रोज ही होते हैं। और वहां तो तुम गलत हो कहना जैसे लड़ाई शुरू करने का बटन दबाना है। बिल्कुल, रिश्ते खराब होते हैं इससे। तो वहां क्या करें? बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं, अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टिंग है। क्या मैं बता सकता हूँ कि मुझे ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? या शायद ऐसे, ओके तुम्हारी इस बात में तो दम है, पर क्या हमने इस दूसरे पहलू पर सोचा है? हाँ बिल्कुल। या मुझे तुम्हारी बात का ये वाला हिस्सा समझ आ रहा है, क्या तुम मुझे वो दूसरा हिस्सा थोड़ा और समझा सकते हो? ये भाषा में छोटा सा बदलाव है, पर यह पूरी बातचीत का माहौल बदल सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, पर एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई लोग इतने लॉजिकल होते हैं? क्या वे अपनी गलती मानने को तैयार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने उनसे नरमी से बात की? देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला फौरन मान जाएगा, और शायद माने भी ना। मुद्दा ये नहीं है कि आप हमेशा अपनी बात मनवा ही लेंगे। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है बातचीत का दरवाजा खुला रखना, रिश्ते को बचाना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां शायद, सिर्फ शायद, सामने वाला आपके नजरिए पर विचार करने को तैयार हो जाए। अच्छा, मतलब संभावना बनाए रखना। हाँ, क्योंकि सीधी आलोचना से, तुम गलत हो कहने से, तो वो संभावना लगभग शून्य हो जाती है। आप बहस जीत सकते हैं, पर इंसान को खो सकते हैं। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली लागू करना चाहें, तो कुछ खास टेक्निक्स या जुमले क्या हो सकते हैं? आपने कुछ उदाहरण तो दिए, जैसे मैं गलत हो सकता हूँ या तारीफ के बाद सवाल पूछना, और क्या कर सकते हैं? कुछ और असरदार तरीके हैं। पहला, जिज्ञासा दिखाइए, फैसला मत सुनाइए। जैसे बजाय ये कहने के कि ये डेटा गलत लग रहा है, आप पूछ सकते हैं, ये नंबर बड़ा दिलचस्प है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से आया? मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। इससे सामने वाले को अपनी बात समझाने का मौका मिलता है, बिना डिफेंसिव हुए। बिल्कुल। दूसरा, सहमति के बिंदु ढूंढिए। किसी भी बहस में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिस पर आप सहमत हो सकते हैं, उसे पहले कहें। ओके, जैसे हाँ मैं मानता हूँ कि कॉस्ट एक जरूरी फैक्टर है, जैसा आप कह रहे हैं। हाँ,
और फिर अपनी बात जोड़ें। और हमें ये भी देखना होगा कि लंबे समय में इससे कितनी बचत या फायदा होगा। अच्छा, तीसरा, और का इस्तेमाल करें, लेकिन का नहीं। और बनाम लेकिन, ये कैसे? जब हम कहते हैं आपकी बात सही है लेकिन, तो लेकिन पिछली बात को लगभग काट देता है। और अगर हम कहें आपकी बात सही है और हमें इस पर भी विचार करना चाहिए, तो ये पिछली बात को स्वीकार करते हुए एक नया पहलू जोड़ता है। ये छोटा सा फर्क है पर असरदार लगता है। और कुछ? हाँ, चौथा, उन्हें खुद सोचने लें। सीधे समाधान या जवाब देने के बजाय ऐसे सवाल पूछें जो उन्हें खुद निष्कर्ष तक ले जाएं। जैसे अगर हम ये रास्ता अपनाते हैं तो आपको क्या लगता है इसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, या इस सिचुएशन को हैंडल करने का और क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से। ये सब सुनने में छोटे छोटे बदलाव लग रहे हैं, पर मैं महसूस कर सकती हूँ कि बातचीत पे इनका कितना बड़ा असर पड़ सकता है। ये वाकई टकराव को सहयोग में बदलने जैसा है। बिल्कुल। और सबसे मजे की बात यह है कि कार्नेगी ने जो दशकों पहले अपनी समझ और अनुभव से कहा था, उसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन रिसर्च भी सही मानती है। अच्छा, जैसे नशे की लत छुड़ाने के लिए एक तकनीक इस्तेमाल होती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसमें थेरेपिस्ट कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो। वो सवालों और सहानुभूति से उसे खुद बदलाव के लिए प्रेरित करता है। या फिर हार्वर्ड जैसी जगहों पर जो नेगोशिएशन यानी बातचीत की तकनीकें सिखाई जाती हैं, उनमें कोर प्रिंसिपल है समस्या से लोगों को अलग करें। मतलब मुद्दे पर फोकस करें, इंसान पर अटैक ना करें। और लीडरशिप पर हुई स्टडीज वो भी यही कहती होंगी। हाँ बिल्कुल। रिसर्च साफ बताती है कि जो लीडर ये मानने को तैयार रहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है या शायद मैं गलत हूं, वे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। उनका प्रभाव भी उन लीडर से ज्यादा होता है जो हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि मैं ही सही हूं। तो मतलब विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की ताकत है यहाँ पर। बिल्कुल, प्रभाव डालने की ताकत। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाले हम? सबसे जरूरी बात क्या है जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? सार शायद यही है कि असली प्रभाव, रियल इन्फ्लुएंस जबरदस्ती से या बहस जीतने से नहीं आता, बल्कि वो आता है सम्मान देने से, विनम्रता दिखाने से और सामने वाले को सीधे गलत ठहराने के बजाय उन्हें धीरे से सम्मान के साथ अपने नजरिए पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करने से। तो ये कह सकते हैं कि अहंकार से भरी सीधी टक्कर वो पुल जला देती है। हाँ, जबकि सम्मान के साथ दिया गया सुझाव या सुधार वो पुल बनाता है। और ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की तकनीक नहीं है। नहीं, ये बेहतर रिश्ते बनाने का, ज्यादा पॉजिटिव माहौल बनाने का और आखिरकार एक ज्यादा समझदार और असरदार इंसान बनने का तरीका है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं फिर। हाँ जरूर। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी हर बातचीत, चाहे वो सहमति की हो या असहमति की, उसके बाद सामने वाला व्यक्ति हमेशा मूल्यवान महसूस करे, सम्मानित महसूस करे, तो आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपका काम करने का तरीका, ये सब कैसे बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। क्या होगा अगर किसी को अपनी बात मनवाने, या यूं कहें कि किसी मुश्किल हालात को संभालने का सबसे कारगर तरीका बहस जीतना ना हो? सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य और सामने वाले का गुस्सा शांत, तनाव कम और उन्हें लगे कि उनकी बात सुनी गई, उनकी इज्जत हुई। ये सुनने में उल्टा नहीं लगता? बिल्कुल उल्टा लगता है। हमारी पहली प्रवृत्ति तो यही होती है कि अगर हमसे कोई चूक हो जाए तो हम उसे छुपाएं, बचाव करें, बहाने ढूंढें। हाँ, बिल्कुल। छुपाना, अपनी गलती को डिंडोरा पीटकर मानना, ये तो जैसे कमजोरी की निशानी लगती है ना? सही बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि कभी-कभी अपनी गलती को तुरंत, पूरी तरह से और बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार कर लेना हैरत अंगेज तौर पर बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है। हाँ, और आज हम इसी अनोखे लेकिन बेहद प्रभावशाली सिद्धांत पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये विचार डेल कार्नेगी की उस समझ से आता है कि इंसानी रिश्तों को कैसे बेहतर बनाया जाए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी गलती मान लेना ना सिर्फ झगड़े टाल सकता है, बल्कि असल में रिश्ते मजबूत भी कर सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहलू को परत दर परत खोलते हैं। तो बुनियादी विचार सुनने में बहुत सीधा है। हाँ। अगर आपसे कोई गलती हुई है, छोटी या बड़ी, तो जैसे ही आपको उसका एहसास हो, उसे तुरंत, खुलकर और पूरी ईमानदारी से मान लीजिए। बिल्कुल। इंतजार मत कीजिए कि कोई और आपकी गलती बताए या आप पर उंगली उठाए। अपनी गलती का बिगुल खुद ही बजा दें, दूसरों के बजाने से पहले, है ना? हाँ बिल्कुल।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम करता क्यों है। हाँ, ये जरूरी है समझना। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना दिलचस्प है। देखिए, जब कोई गलती करता है तो हमारी दिमागी तैयारी क्या होती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति अपना बचाव करेगा, तर्क देगा, शायद झूठ बोलेगा या बात को घुमाएगा। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब वो उम्मीद के ठीक उलट फौरन और बिना शर्त अपनी गलती मान लेता है, हाँ ये मेरी गलती है, पूरी तरह से मेरी, तो हमारे दिमाग में एक तरह की संज्ञानात्मक असंगति पैदा होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसे कहते हैं। संज्ञानात्मक असंगति, ये थोड़ा समझाएंगी? मतलब आसान शब्दों में। हाँ, इसका मतलब है कि जो हुआ यानी उसका गलती मानना और जो हम उम्मीद कर रहे थे मतलब उसका बचाव करना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। इस अप्रत्याशित व्यवहार से हमारा दिमाग थोड़ा चौंक जाता है। गुस्से या आलोचना का जो सीधा रास्ता दिमाग ने बना रखा था वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है। हाँ, नतीजा सामने वाले का गुस्सा अक्सर ठंडा पड़ जाता है, आलोचना की धार कुंद हो जाती है और वो ज्यादा समझने वाले बन जाते हैं या कम से कम स्थिति को नए नजरिए से देखने को तैयार हो जाते हैं। असल में जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप सामने वाले को बड़ा महसूस करने का मौका देते हैं। उन्हें आपको नीचा दिखाकर खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे तनाव अपने आप कम हो जाता है। ये तो कमाल की बात है। यानी ये सिर्फ टकराव टालना नहीं है, बल्कि सामने वाले को मनोवैज्ञानिक स्तर पर राहत देना भी है। और भरोसे का क्या लोग इसे कमजोरी नहीं समझते? मतलब देखो, इसने मान लिया ये कमजोर है। ये एक आम डर है, मैं मानती हूँ, लेकिन होता अक्सर इसका उल्टा है। जब कोई अपनी गलती खुलकर स्वीकार करता है तो ये कमजोरी का नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता और आत्मविश्वास का संकेत माना जाता है। अच्छा, सोचिए ना, आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? उस पर जो हमेशा परफेक्ट होने का नाटक करे, या उस पर जो ईमानदार है, अपनी कमियों को स्वीकार करने का साहस रखता है? बात तो सही है। ईमानदारी, हाँ, ईमानदारी हमेशा भरोसे की नींव मजबूत करती है। ये आपको ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाता है। और शायद इससे मामला बढ़ता भी नहीं है, मतलब बात वहीं खत्म। बिल्कुल, तुरंत स्वीकार करने का एक बड़ा फायदा ये है कि बात वहीं रुक जाती है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी भूल सिर्फ इसलिए बड़े झगड़े या मनमुटाव में बदल जाती है क्योंकि किसी ने अपनी जिद में उसे मानने से इनकार कर दिया। हाँ, होता है ऐसा। जल्दी मान लेने से आप सामने वाले के हाथ से वो हथियार ही छीन लेते हैं जिसका इस्तेमाल वो आप पर हमला करने के लिए कर सकते थे। उनकी आलोचना या गुस्से की हवा निकल जाती है ना? सही, एकदम सही। अच्छा, कार्नेगी इसमें हास्य के इस्तेमाल की भी बात करते हैं। अपनी गलती पर थोड़ा मजाक करना या उसे हल्का फुल्का बनाना, क्या ये कारगर है? ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? हाँ, कारगर हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। मतलब हर स्थिति में नहीं। अच्छा। हास्य का इस्तेमाल स्थिति को हल्का करने, तनाव कम करने और ये दिखाने के लिए हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। जैसे, अरे वाह, ये तो मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ। लेकिन ये हास्य आपकी जिम्मेदारी को कम करने वाला या सामने वाले की भावनाओं का मजाक उड़ाने वाला नहीं लगना चाहिए। ईमानदारी पहली शर्त है। समझ गया। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हंसी और मजाक हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन छोड़ते हैं, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीटोसिन। हाँ, ये लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करता है, तो गलती के बाद भी रिश्ते को संभालने में मदद मिल सकती है। लेकिन बस ध्यान रखना है कि कब और कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए इसे कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। आपने कहा कार्नेगी खुद अपना एक किस्सा बताते हैं, टैक्स विभाग वाला, वो क्या था? हाँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। उन्हें एक बार अमेरिका के टैक्स विभाग IRS से नोटिस मिला। ओहो, IRS से नोटिस तो डराने वाला होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें कहा गया था कि उनकी टैक्स रिटर्न में कुछ गड़बड़ी है और शायद उन्हें और टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग क्या करते? घबरा जाते, वकील ढूंढते या फिर बचाव के रास्ते तलाशते, है ना? बिल्कुल, मेरा तो पहला रिएक्शन यही होता। लेकिन कार्नेगी ने क्या किया? उन्होंने एकदम अलग रास्ता चुना। उन्होंने तुरंत टैक्स अधिकारी से मिलने का समय लिया। अच्छा, खुद ही चले गए? हाँ, और वहां जाकर बहस करने या सफाई देने के बजाय उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे वाकई अफसोस है, मैंने शायद कुछ गड़बड़ी कर दी है।
अरे वाह। उन्होंने न सिर्फ अपनी चूक मानी बल्कि थोड़ा मजाक करते हुए ये भी कह दिया, सच कहूं तो मुझे शक है कि मुझ पर जितना बताया गया है उससे भी ज्यादा बकाया न निकल आए। आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी। कमाल है। और इसका नतीजा क्या हुआ, ये जानना दिलचस्प होगा। नतीजा चौंकाने वाला था। टैक्स अधिकारी, जो शायद एक मुश्किल बातचीत के लिए तैयार होकर आया था, उसका रवैया फौरन बदल गया। सच में? हाँ। वो सख्त और औपचारिक होने के बजाय एकदम नरम पड़ गया। उसने कहा, अरे नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर उसने कार्नेगी को न सिर्फ गलती समझाई बल्कि उसे सुधारने में मदद भी की। अरे। जो एक संभावित टकराव था वो एक सहयोगपूर्ण बातचीत में बदल गया। अधिकारी विरोधी से एक तरह का सलाहकार बन गया। ये दिखाता है कि बिना शर्त गलती मानने से सामने वाले का रवैया कैसे बदल सकता है। ये तो आमने सामने की बात हुई। हाँ, क्या ये सिद्धांत बड़े स्तर पर जैसे कॉर्पोरेट दुनिया में भी काम करता है? मतलब बड़ी कंपनियों के लिए? बिल्कुल। इसके क्लासिक उदाहरण मौजूद हैं। 1982 का जॉनसन एंड जॉनसन टाइलेनॉल संकट याद कीजिए। हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। शिकागो में किसी ने जानबूझकर टाइलेनॉल कैप्सूल्स में साइनाइड मिला दिया था, जिससे कई लोगों की दुखद मौत हो गई। हाँ। कंपनी के लिए ये एक भयानक संकट था। हाँ, मुझे याद है। उस वक्त कंपनी ने क्या किया? बचाव किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त के सीईओ जेम्स बर्क ने जो किया वो आज भी संकट प्रबंधन मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने फौरन जिम्मेदारी ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारी गलती नहीं, किसी बाहरी तत्व का काम है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और तुरंत पूरे देश से टाइलेनॉल के लाखों बोतलें वापस मंगवा ली। लाखों बोतलें? इसमें तो भारी नुकसान हुआ होगा। हाँ, इस फैसले से कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन लंबी अवधि में सोचिए। क्या हुआ लंबी अवधि में? असर ये हुआ कि जनता का विश्वास बना रहा। लोगों ने देखा कि कंपनी मुनाफे से ज्यादा ग्राहकों की सुरक्षा को महत्व देती है और अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही। अच्छा। कुछ समय बाद जब टाइलेनॉल नई सुरक्षित पैकेजिंग के साथ बाजार में वापस आई तो उसने न सिर्फ अपना मार्केट शेयर वापस पा लिया बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत ब्रांड बनकर उभरी। उस खुली और त्वरित स्वीकृति ने ब्रांड को बचा लिया। वाह, ये जबरदस्त उदाहरण है। इसी तरह 2008 की मंदी के समय जब स्टारबक्स को कई स्टोर्स बंद करने पड़े तो सीईओ हॉवर्ड शुल्ज ने सार्वजनिक रूप से माना कि कंपनी ने विस्तार में गलतियां की थीं। इस पारदर्शिता ने वफादार ग्राहकों को जोड़े रखा। ये बड़े उदाहरण तो समझ आते हैं, लेकिन क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे दफ्तर, हमारे रिश्तों में भी उतना ही कारगर है? मान लीजिए मैं दफ्तर की कोई जरूरी मीटिंग भूल गया। हाँ, बिल्कुल कारगर है। मीटिंग भूलने वाले उदाहरण कोई लेते हैं। एक तरीका है बहाने बनाना, ट्रैफिक बहुत था, कैलेंडर सिंक नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। हाँ, जो हम अक्सर करते हैं। दूसरा तरीका है कार्नेगी का रास्ता अपनाना। सीधे अपने बॉस या टीम के पास जाकर कहें, ये पूरी तरह से मेरी चूक है, मुझे बेहतर योजना बनानी चाहिए थी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं और सुनिश्चित करूंगा कि आगे ऐसा ना हो। मीटिंग के मिनट्स मैं देख लूंगा। ज्यादातर मामलों में इस सीधी स्वीकृति से तनाव कम होता है और बॉस या सहकर्मी शायद ज्यादा समझदारी दिखाएं बजाय इसके कि वो आपके बहानों पर शक करें। सही बात है। और निजी रिश्तों में मान लीजिए मैंने अनजाने में किसी दोस्त को कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसे बुरा लगा। अक्सर लोग बचाव करते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था, या तुम ज्यादा सोच रहे हो। बिल्कुल, ये आम प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर आप कहें, तुम सही कह रहे हो, मुझे एहसास नहीं हुआ लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेरी बात तुम्हें चुभ सकती थी, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो, मैं ध्यान रखूंगा, तो क्या होगा? शायद वो चौंक जाए, गुस्सा कम हो जाए। हाँ, वो दोस्त शायद चौंक जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए और बातचीत झगड़े के बजाय आपसी समझ की ओर बढ़ जाए। ये रिश्ते को बचाता है और अक्सर मजबूत भी करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके लिए रिश्ता आपके अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात तो पते की है, अहंकार बीच में आ जाता है अक्सर। और आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया पर एक गलत पोस्ट या ट्वीट, वहां तो सब बहुत जल्दी फैलता है, कर देता है, जिसे स्ट्रेस एंड इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस एंड इफेक्ट। हाँ, इसके बजाय अगर कोई तुरंत सार्वजनिक रूप से और ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करे, माफी मांगे और शायद अगर उपयुक्त हो तो स्थिति को हल्का करने के लिए थोड़ी समझदारी भरी विनम्रता दिखाए, तो अक्सर लोग आलोचना करने के बजाय तारीफ करने लगते हैं। सच में तारीफ? हाँ, क्योंकि ईमानदारी और जिम्मेदारी लेना आज भी दुर्लभ गुण है, खासकर ऑनलाइन दुनिया में। लोग इसकी कद्र करते हैं। ठीक है,
तो हमने सिद्धांत समझ लिया, उसके पीछे का मनोविज्ञान जान लिया और उदाहरण भी देख लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए? क्या कुछ ठोस कदम हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ बिल्कुल। इसे अमल में लाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, फौरन कार्रवाई करें। जैसे ही गलती का एहसास हो या कोई इशारा करे, तुरंत मान लें। इंतजार ना करें कि बात बढ़े या कोई औपचारिक शिकायत करे। देर से मांगी गई माफी अक्सर मजबूरी या बनावटी लगती है। ठीक है, तुरंत। दूसरा, स्पष्ट और बिना शर्त बने। अपनी गलती को पूरी तरह स्वीकार करें। घुमा फिराकर या आधे अधूरे मन से नहीं। मुझे खेद है अगर तुम्हें बुरा लगा जैसे वाक्य जिम्मेदारी से बचने जैसे लगते हैं, उनसे बचें। हाँ, वो अगर शब्द बहुत खतरनाक होता है माफी में, वो माफी को माफी रहने ही नहीं देता। बिल्कुल, सीधे कहें, ये मेरी गलती थी, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और माफी मांगता हूँ। ठीक है, स्पष्ट और बिना शर्त। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, कोई बहाना नहीं। जैसे ही आप अपनी माफी में लेकिन जोड़ते हैं, उसका असर खत्म हो जाता है। मेरी गलती थी लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। हाँ, ये बहाना है। ये बहाना है। बहाने आपकी विश्वसनीयता कम करते हैं। पूरी जिम्मेदारी लें, सफाई देने पर ध्यान ना दें। सही है, नो बहानाज। चौथा, हास्य का प्रयोग, लेकिन सावधानी से। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, समझदारी से हास्य का प्रयोग जहां माहौल सही हो, तनाव कम कर सकता है। वाह, मैंने सच में इसे गड़बड़ कर दिया। लेकिन ये गलती की गंभीरता को कम करने या मजाक उड़ाने जैसा नहीं लगना चाहिए। स्थिति और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। ठीक है, और आखिरी कदम, कोई पांचवा कदम? हाँ, शायद सबसे जरूरी, सुधार के लिए कदम उठाएं। सिर्फ सॉरी कह देना काफी नहीं होता, खासकर अगर आपकी गलती से किसी को नुकसान हुआ हो। एक्शन। आपको दिखाना होगा कि आप इसे ठीक करने और भविष्य में इसे ना दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है। बताएं कि आप क्या ठोस कदम उठाएंगे। मैं माफी मांगता हूं और इसे ठीक करने के लिए मैं ये करूंगा। ये जवाबदेही दिखाता है और टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में मदद करता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि शायद कानूनी मामलों या बहुत ऊंचे दाव वाली स्थितियों में बिना सोचे समझे गलती मानने के अलग परिणाम हो सकते हैं। वहां शायद विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर हो। ये हर जगह लागू नहीं होगा शायद। बिल्कुल सही कहा। ये एक जरूरी बात है। हम यहाँ रोजमर्रा के आपसी व्यवहार और पेशेवर बातचीत की बात कर रहे हैं, जहाँ ये सिद्धांत अद्भुत रूप से काम करता है। कानूनी पचड़ों में पड़ने से पहले सलाह लेना हमेशा समझदारी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम अपनी गलतियों को तुरंत, पूरी तरह से और ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, बिना बहानों के, तो हम एक संभावित टकराव या बढ़ते तनाव की स्थिति को सहयोग, समझ और यहाँ तक कि भरोसा बनाने के अवसर में बदल देते हैं। सही मायने में ये रिश्तों की पूरी गतिशीलता को बदल सकता है। जो स्थिति आलोचना और बचाव के एक दुष्चक्र में फंस सकती थी, वही स्थिति ईमानदारी, विनम्रता और जिम्मेदारी का प्रदर्शन करने का एक शक्तिशाली मंच बन जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात उस गलती पर हमारी प्रतिक्रिया है। वाह, क्या लाइन है! गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात उस गलती पर हमारी प्रतिक्रिया है। हाँ, हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। तो यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारी हर बातचीत, खासकर वो जहाँ कोई चूक या असहमति हुई हो, इस तरह खत्म हो कि दूसरा इंसान आखिर में महत्वपूर्ण, सुना हुआ और सम्मानित महसूस करे, भले ही शुरुआत में तनाव रहा हो। सोचिए, हमारे काम करने की जगह, हमारे परिवार, हमारे दोस्तों के बीच इससे कैसा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। अपनी गलती को इस तरह स्वीकारना सिर्फ एक चालाक तरकीब नहीं है, ये सहानुभूति, सम्मान और मजबूत मानवीय संबंध बनाने का एक बुनियादी तरीका है। ये दिखाता है कि हमारे लिए हमारा अहंकार हमारे रिश्तों से बढ़कर नहीं है, और शायद यही किसी को प्रभावित करने का सबसे सच्चा तरीका है। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी को अपनी बात मनवाने का जो राज है, वो शायद जोर जोर से बहस करने में नहीं है, बल्कि हो सकता है एक बहुत ही साधारण सा वाक्य कहने में हो, जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ भाई, उसे सुना जा रहा है, उसे महत्व दिया जा रहा है। दिलचस्प बात है। मतलब बहस जीतने के बजाय दिल जीतना। हाँ, सोचिए जरा, एक ऐसी शुरुआत जो मुश्किल से मुश्किल बातचीत में भी वो जो बचाव की दीवारें खड़ी हो जाती है ना, उन्हें गिरा दे और सहयोग का दरवाजा खोल दे।
आज हम डेल कार्नेगी के एक ऐसे ही कमाल के विचार की गहराई में उतर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही तो करीब 100 साल पहले थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और ताकतवर लगती है। हाँ, वो उनकी मशहूर कहावत, एक बूंद शहद एक गैलन सिरके से ज्यादा मक्खियां पकड़ता है, ये तो हमने सुनी है। बिल्कुल। लेकिन सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है ना, पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मुश्किल हालात में, जहां लगता है कि वे अपनी बातों मजबूती से रखनी पड़ेगी, वहां नरमी से शुरुआत करना काम करता है? सही सवाल है। कई लोग इसे कमजोरी ना समझ लें, थोड़ा अजीब लगता है कभी-कभी, है ना? हमारी जो आम समझ है उसके थोड़ा उलट जाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कार्नेगी का मानना था, और ये उन्होंने 1936 में अपनी किताब में लिखा था, कि किसी भी बातचीत का नतीजा मतलब उसका अंजाम क्या होगा, ये बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी शुरुआत किस मूड में, किस माहौल में हुई है। अच्छा। उनका तर्क था कि अगर आप दोस्ती से थोड़ी गर्मजोशी से शुरुआत करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग वो जो खतरे का सिग्नल भेजता है ना, वो बंद हो जाता है। मतलब वो डिफेंसिव मोड में नहीं जाता। हाँ, वो अपनी बचाव वाली ढाल नीचे कर लेता है। मतलब जब हमें कोई खतरा नहीं लगता तो हम उसकी बात सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। सही। एग्जैक्टली। और इसके उलट सोचिए, अगर शुरुआत ही टकराव से हो या आरोप लगाने से हो, तो फिर दिमाग तुरंत वो लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। बिल्कुल। फिर चाहे आपके तर्क कितने भी सॉलिड क्यों ना हो, सामने वाला सुनेगा ही नहीं, वो बस अपना बचाव करने में लग जाएगा। उसकी ईगो हर्ट हो जाती है ना? इज्जत पे बात आ जाती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कार्नेगी ने ये बातें तब कहीं जब ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस वगैरह कुछ था ही नहीं। दिमाग कैसे काम करता है, ये सब हमें इतना पता नहीं था। सही कह रहे हैं। लेकिन आज का विज्ञान उनकी बातों को सही ठहरा रहा है। तो चले थोड़ा और समझें कि ये होता कैसे है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। हाँ, जरूर। देखिए, इसके पीछे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है। जब हम किसी से मिलते हैं, खासकर अगर सिचुएशन थोड़ी तनाव वाली हो, तो हमारा दिमाग सबसे पहले क्या तौलता है? क्या यहाँ कोई खतरा है? अच्छा, सेफ्टी चेक। हाँ। अब अगर आपकी शुरुआत हमलावर है या नेगेटिव है, तो सामने वाले के दिमाग का वो अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एकदम से चालू हो जाता है। एमिगडाला, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वही हिस्सा है जो हमें खतरे से बचने के लिए तैयार करता है। लड़ो, भागो या फ्रीज हो जाओ। और जब ये अलार्म बजता है तो क्या होता है? हमारा सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। बिल्कुल। तब लॉजिक, तर्क, समझदारी, ये सब पीछे छूट जाता है। ध्यान सिर्फ उस खतरे पर टिक जाता है या अपना बचाव कैसे करें इस पर। हम फिर समाधान नहीं ढूंढते, हम जीतने या हारने के बारे में सोचने लगते हैं। ओह। लेकिन अगर शुरुआत गर्मजोशी भरी हो, सम्मानजनक हो, तो ये अलार्म शांत रहता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है, सब ठीक है, यहाँ खतरा नहीं है, यहाँ सहयोग हो सकता है। अच्छा। और तब दिमाग जानकारी को खुले मन से प्रोसेस करने के लिए, तर्क संगत तरीके से सोचने के लिए तैयार होता है। तो ये सिर्फ अच्छा व्यवहार दिखाना नहीं है, ये तो असल में सामने वाले के दिमाग को बातचीत के लिए सही मूड में लाने का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक तरह से न्यूरो स्ट्रेटजी है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि गर्मजोशी अक्सर गर्मजोशी को ही जन्म देती है। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, मतलब भावनाओं का फैलना। और इसमें हमारे मिरर न्यूरॉन्स का भी बड़ा हाथ होता है। मिरर न्यूरॉन्स वो क्या होते हैं? ये दिमाग के ऐसे सेल्स हैं जो हमें अनजाने में ही सामने वाले के एक्शन और थोड़ी बहुत भावनाओं की नकल करने पर मजबूर करते हैं। मतलब अगर आप मुस्कुरा के शांत लहजे में बात शुरू करेंगे, तो सामने वाला भी शायद मुस्कुरा देगा या शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा संभावना है वो भी उसी तरह की प्रतिक्रिया देगा। तो एक सकारात्मक माहौल अपने आप बनने लगता है। ये हमारे दिमाग की वायरिंग का हिस्सा है जो हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। एक्शन आइटम्स। उनकी सलाह बहुत सीधी और प्रैक्टिकल थी। पहली बात, हमेशा गर्मजोशी से पहल करें। गर्मजोशी मतलब एक सच्ची मुस्कान, आवाज में नरमी, और अगर मुमकिन हो तो सामने वाले का नाम लेकर बात शुरू करना। और कोई भी मुश्किल बात कहने से पहले या कोई रिक्वेस्ट करने से पहले उनके किसी काम की, उनके किसी योगदान की या बस उनकी स्थिति की ईमानदारी से तारीफ करें। लेकिन ध्यान रहे, ये चापलूसी नहीं होनी चाहिए, सच्चा सम्मान दिखना चाहिए। ठीक है, पहला कदम सच्ची तारीफ और गर्मजोशी। और दूसरा साझा जमीन तलाशें, मतलब कॉमन ग्राउंड। ऐसी बातें या ऐसे लक्ष्य ढूंढें जिन पर आप दोनों सहमत हों। जैसे आप कह सकते हैं, हम दोनों ही चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट कामयाब हो, या अगर पर्सनल रिश्ता है तो हम दोनों के लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। छोटी छोटी बातों पर हाँ में हाँ मिलाने से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। हाँ, एक लय बन जाती है बातचीत की। बिल्कुल। और फिर आगे की मुश्किल बात कहना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके।
और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। ओह, ये तो मुश्किल काम है। लेकिन जरूरी है। अगर आप खुद बहुत गुस्से में हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो रुक जाएं। उस वक्त बातचीत शुरू ही ना करें, या अगर चल रही है तो उसे वहीं रोक दें। मतलब टाइम आउट लेना। हाँ, पहले खुद को शांत करें। जब आप ठंडे दिमाग से बिना भावनाओं में बहे बात कर सकें, तभी दोबारा उस मुद्दे पर बात करें। कार्नेगी मानते थे कि अपनी भावनाओं को संभालना भी इस पूरे तरीके का एक बहुत अहम हिस्सा है। मुझे वो टैक्स वाले एजेंट का किस्सा याद आ रहा है। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है। एक साहब थे, उन्हें अपने टैक्स को लेके कुछ दिक्कत थी। वो सरकारी टैक्स दफ्तर गए IRS एजेंट से मिलने। अब जाहिर है, ऐसी मीटिंग्स अक्सर थोड़ी तनाव भरी होती हैं। हाँ, कौन जाना चाहता है टैक्स ऑफिस खुशी खुशी। सही बात है। लेकिन उन साहब ने शुरुआत कैसे की? उन्होंने सीधे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। उन्होंने एजेंट से कहा, मुझे पता है आपकी नौकरी बहुत मुश्किल है, आपको कितने तरह के पेचीदा मामलों से निपटना पड़ता होगा, मैं आपके समय की बहुत कद्र करता हूँ। अरे वाह, मतलब सीधे मुद्दे पर आने के बजाय पहले सामने वाले की मुश्किल को समझा और उसे सम्मान दिया। बिल्कुल। और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? वो एजेंट, जो शायद पहले से ही थोड़ा सख्त रवैया अपनाने को तैयार बैठा होगा, वो इस अनएक्सपेक्टेड सम्मान और सहानुभूति से एकदम नरम पड़ गया। अच्छा। हाँ, उसका रवैया एकदम सहयोगात्मक हो गया और उसने उन साहब की समस्या को सुलझाने में पूरी मदद की और मामला जल्दी निपट गया। तो सबक ये है कि सामने वाले की चुनौतियों को मानना, उसे इंसान समझना, बातचीत के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। एग्जैक्टली। ये आपको उनकी नज़र में सिर्फ एक केस फाइल नहीं, बल्कि एक समझने वाला इंसान बनाता है। ये तो हुई सरकारी दफ्तर की बात। क्या ये बड़े बिजनेस डील्स में भी काम आता है, जहां करोड़ों का मामला हो, कंपनियां हो? बिल्कुल काम आता है। एक बहुत मशहूर उदाहरण है 1991 का, एप्पल और IBM। सोचिए, दो जानी दुश्मन कंपनियां। हाँ, उस जमाने में तो उनकी टक्कर जबरदस्त थी। बिल्कुल। वो पावर PC चिप्स के लाइसेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन पुरानी दुश्मनी और अविश्वास के कारण शुरुआती बातचीत कहीं नहीं पहुंच रही थी, अटक गई थी। समझ आता है। फिर दोनों तरफ के जो समझदार एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। अगली मीटिंग्स में उन्होंने शुरुआत कैसे की? एक दूसरे की ताकत की तारीफ करके। एप्पल ने IBM की जबरदस्त इंजीनियरिंग की तारीफ की, तो IBM ने एप्पल के शानदार डिजाइन और मार्केटिंग स्किल्स की। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिव पर फोकस किया। हाँ, और सिर्फ तारीफ नहीं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वो मिलकर उस वक्त के मार्केट लीडर इंटेल के एकाधिकार को चुनौती दे सकते हैं। यानी एक साझा दुश्मन, एक साझा लक्ष्य, कॉमन ग्राउंड और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बिल्कुल। और नतीजा? माहौल बदला, भरोसा बढ़ा और आखिरकार वो मशहूर AIM गठबंधन बना, जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला। कमाल है। ये दिखाता है कि बड़े से बड़े टकराव में भी अगर शुरुआत सही हो, साझा हितों पर और सच्ची तारीफ पर ध्यान दिया जाए, तो बात बन सकती है। हाँ, रुकी हुई गाड़ी भी चल पड़ती है। ये तो बड़े एग्जाम्पल्स हो गए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे ऑफिस में या घर पर, इसका कोई छोटा सा आम सा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर जरूर। मान लीजिए एक मैनेजर है, उसकी टीम का कोई मेंबर बार बार रिपोर्ट देने में देर कर रहा है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब मैनेजर के पास दो रास्ते हैं। पहला, सीधा टकराओ, तुम फिर से रिपोर्ट में लेट हो, ये क्या चल रहा है, कब तक चलेगा ये सब। और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा, वो कर्मचारी या तो सफाई देगा, बहाने बनाएगा, या मन ही मन गुस्सा हो जाएगा। सहयोग तो भूल ही जाइए। ठीक है, और दूसरा रास्ता, कार्नेगी वाला? दूसरा रास्ता, मैनेजर शुरुआत कुछ इस तरह कर सकता है। सुनो अजय, मैं जानता हूं तुम इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हो, और पिछली बार तुमने जो आइडिया दिया था ना, वो वाकई बहुत काम आया। ये हो गई सच्ची तारीफ। अब देखो, अगली रिपोर्ट टाइम पर मिल जाए, ये हम दोनों के लिए जरूरी है। क्या कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसे दूर करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? चलो साथ बैठकर देखते हैं कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। वाह, इसमें तारीफ भी है, प्रॉब्लम का जिक्र भी है, लेकिन ब्लेम गेम नहीं है, और मदद की पेशकश भी है। ये तो पूरा माहौल ही बदल देता है। बिल्कुल। यहाँ मैनेजर ने सीधे भिड़ने के बजाय तारीफ और सहयोग का रास्ता चुना, और ऐसा करके उन्होंने अनजाने में ही उस कर्मचारी के दिमाग को वो सेफ्टी वाला सिग्नल दे दिया। हाँ, और जब दिमाग को खतरा महसूस नहीं होता तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता है। और अक्सर देखा गया है कि इस अप्रोच से बिना कड़वाहट लाए परफॉर्मेंस सुधर जाता है। ये तो बहुत ही असरदार लग रहा है। अगर इसे हम अपनी बातचीत में उतारना चाहें तो कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर सर्विस में या फिर पर्सनल रिश्तों में? अच्छा सवाल है। कस्टमर सर्विस में सोचिए, एक टिपिकल टकराव वाला जवाब क्या होता है?
सॉरी मैम सर, ये हमारी पॉलिसी में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और इससे कस्टमर और भड़क जाता है। बिल्कुल। अब मैत्रीपूर्ण तरीका देखिए, मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। यहां आपने सहानुभूति दिखाई। चलिए देखते हैं इस पॉलिसी के दायरे में रहते हुए आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। यहां आपने नियम भी बताए, लेकिन सहानुभूति और मदद करने की इच्छा के साथ। हाँ, इसमें मदद करने का इरादा दिखता है, ना कि बस पल्ला झाड़ने का। सही। और पर्सनल रिश्तों में जहां बातें अक्सर बहुत इमोशनल हो जाती हैं, जैसे अगर कोई कहना चाहे तुम कभी मेरी सुनते ही नहीं, हाँ, ये तो बहुत कॉमन शिकायत है। ये सीधा अटैक है। इसका मैत्रीपूर्ण रूप क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं, देखो हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमसे कुछ बात शेयर करूं जो मेरे मन में है। शुरुआत रिश्ते को महत्व दे करके। या फिर आप अपनी फीलिंग बता सकते हैं। जब ऐसा होता है ना, तो मुझे महसूस होता है कि शायद मेरी बात सुनी नहीं जा रही, क्या हम इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? यहां आपने तुम सुनते नहीं की बजाय मुझे महसूस होता है कहा। इससे सामने वाला डिफेंसिव होने के बजाय सुनने को तैयार हो सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। पर एक सवाल और है मेरे मन में। आजकल हमारी ज्यादातर बातचीत तो फोन पर होती है या स्क्रीन पर, ईमेल, चैट, व्हाट्सएप। वहां तो ना आपकी मुस्कान दिखती है, ना आवाज का वो नरम लहजा पता चलता है। तो वहां ये सिद्धांत कैसे काम करेगा? ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि डिजिटल बातचीत में वो जो नॉन वर्बल क्यूज होते हैं ना, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज, वो गायब हो जाते हैं। इसलिए वहां पर जानबूझकर सकारात्मक शुरुआत करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब शब्दों से वो कमी पूरी करनी पड़ती है। हाँ, ईमेल या चैट शुरू करते समय एक दोस्ताना ग्रीटिंग जैसे नमस्ते या उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा, या किसी पिछली अच्छी बातचीत का जिक्र जैसे पिछली मीटिंग काफी प्रोडक्टिव रही, ये एक अच्छा टोन सेट कर सकता है। अच्छा। कोई भी सीधी आलोचना या मांग रखने से पहले एक पॉजिटिव या कम से कम न्यूट्रल जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। आपके शब्दों का चुनाव यहां बहुत ज्यादा मायने रखता है। थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है। सही बात है, मतलब थोड़ा वार्म अप जरूरी है डिजिटल दुनिया में भी। अच्छा, क्या ये तरीका हमेशा हर सिचुएशन में काम करता है, या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं? ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। ये हमेशा रामबाण साबित नहीं होता। कुछ स्थितियां हैं जहां ये तरीका शायद उतना असरदार ना हो, या हो सकता है उल्टा भी पड़ जाए। अच्छा, जैसे कि? पहला, पावर इम्बैलेंस, मतलब शक्ति का बड़ा असंतुलन। अगर सामने वाले के पास आपसे बहुत ज्यादा पावर है, अधिकार है, तो हो सकता है वो आपकी नरमी को, आपकी मैत्रीपूर्ण शुरुआत को चापलूसी समझ ले या कमजोरी की निशानी मान ले। ये हो सकता है। दूसरा, कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक फर्क। कुछ कल्चर्स में डायरेक्ट बात करना, सीधी सपाट बात करना ज्यादा पसंद किया जाता है। वहां बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार शायद अनप्रोफेशनल या बनावटी लग सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा। और क्या? और अगर कोई पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है या बहुत इमोशनल है, हाँ, तब क्या? बिल्कुल, हाई इमोशनल स्टेट। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है, डरा हुआ है या परेशान है, तो आपकी मीठी मीठी बातें, आपकी मैत्रीपूर्ण शुरुआत उसे झूठी लग सकती है। उसे लग सकता है कि आप उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं। तब शायद पहले सिर्फ सुनना ज्यादा जरूरी हो। शायद उस स्थिति में पहले सिर्फ सहानुभूति दिखाना या एक्टिव लिसनिंग ज्यादा काम आ सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। मतलब दिल से होनी चाहिए बात। एग्जैक्टली। अगर आपकी तारीफ या गर्मजोशी सच्ची नहीं है, तो लोग भाप जाते हैं। बनावटीपन हमेशा उल्टा पड़ता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये असल में सामने वाले को सम्मान देने और उसे समझने की एक कोशिश है। हाँ, ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। ईमानदारी सबसे जरूरी है। अच्छा, इन सीमाओं के बावजूद क्या आज के जमाने के जो रिसर्च हैं, जो स्टडीज हैं, वो भी कार्नेगी की इस पुरानी सलाह को सपोर्ट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कई साइकोलॉजिकल और सोशल स्टडीज यही दिखाती हैं। जैसे कई स्टडीज को मिलाकर जब उनका विश्लेषण किया जाता है, जिन्हें मेटा एनालिसिस कहते हैं, हाँ, तो वो बताते हैं कि बातचीत में नरम और मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाने से भले ही कभी-कभी आपको तुरंत थोड़ा कम फायदा मिले, जैसे मान लीजिए मोड़ भाव में थोड़ा झुकना पड़े, लेकिन लंबे समय में रिश्ते बेहतर होते हैं, विश्वास बढ़ता है और लोग ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म गेन ज्यादा है। हाँ, और दूसरी स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब आप कोई प्रस्ताव या ऑफर निष्पक्ष और दोस्ताना तरीके से रखते हैं, तो उसके स्वीकार होने की संभावना बढ़ जाती है।
ओके। और ये भी पाया गया है कि जब लोगों को लगता है कि सामने वाला दोस्ताना है, फ्रेंडली है, तो वो उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और भरोसा तो किसी भी कामयाब बातचीत की नींव है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज का विज्ञान भी कार्नेगी की इस लगभग 100 साल पुरानी समझ पर मुहर लगा रहा है कि शुरुआत का लहजा अक्सर अंत तय करता है। तो ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बात नहीं है, इसके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है, साइंटिफिक सबूत भी है। बिल्कुल, ये सिर्फ अच्छी तहजीब या मैनर्स का मामला नहीं है। ये इंसान के बिहेवियर और दिमाग के काम करने के तरीके को समझने पर आधारित एक बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजी है। आप सामने वाले के डिफेंस कंग करके और बातचीत को टकराव के बजाय सहयोग के रूप में फ्रेम करके अपनी बात मनवाने की या कम से कम सामने वाले को अपना नजरिया समझाने की संभावना कई गुना बढ़ा देते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी हर बातचीत, चाहे वो ऑफिस में किसी कलीग से हो, किसी क्लाइंट से हो या घर पर अपने किसी करीबी से हो, अगर हर बातचीत की शुरुआत इस तरह से हो कि सामने वाले को लगे कि उसे महत्व दिया जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, भले ही बाद में असहमति क्यों ना हो, तो हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे काम करने का तरीका, ये सब कितना बदल सकता है। क्या हो अगर किसी को अपनी बात मनवाने का सबसे असरदार तरीका बहस करना न हो, मतलब जोर देना न हो, बल्कि सिर्फ एक ऐसा आसान सा सवाल पूछना हो जिससे सामने वाला खुद ही हाँ मतलब आपकी तरफ आने लगे। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना, कि विरोध करने के बजाय अगर हम बस सहमति ढूंढे तो शायद ज्यादा आसानी से बात बन जाए। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है शुरू में। आज हम डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने वाली हैं। ये सिद्धांत सिखाता है कि किसी भी बातचीत में, खासकर जहां थोड़ी असहमति हो सकती है, वहां शुरुआत में ही सामने वाले से हाँ कैसे कहलाया जाए जी। और ये सिर्फ कोई मतलब चालाकी वाली तरकीब नहीं है, ये असल में लोगों को समझने और उनके साथ बेहतर तालमेल बिठाने का एक गहरा मनोविज्ञान है। बिल्कुल, ये सिद्धांत दिखने में शायद सरल लगे, पर इसकी जड़ें मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ में हैं। जब कोई व्यक्ति चाहे छोटी सी ही बात पर क्यों ना हो हाँ कहता है, तो उसके सोचने का तरीका, उसका नजरिया उसी पल थोड़ा बदलने लगता है। एक सकारात्मक दिशा खुल जाती है, आप कह सकते हैं। अच्छा, हम इसी पर बात करेंगे कि ये असल में काम क्यों करता है और कैसे ये छोटी छोटी हाँ जो है ये बड़ी सफलताओं का दरवाजा खोल सकती हैं। तो चलिए इस हाँ तकनीक के पीछे का विज्ञान और इसकी कला को समझते हैं। ये इतना प्रभावी क्यों है, असल जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें, और हाँ सबसे जरूरी, किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये ईमानदारी से काम करे, ना कि किसी तरह की हेरफेर लगे। सही बात है, वो संतुलन जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं इसके मूल विचार से। कार्नेगी का तर्क तो बहुत साफ था, जैसा मैंने समझा, कि अगर आप चाहते हैं कोई आपकी बात माने या कम से कम आपके नजरिए को समझे, तो बातचीत की शुरुआत किसी ऐसी बात से मत कीजिए जिस पर आप दोनों सहमत ना हों। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन मुद्दों पर जोर देना चाहिए जिन पर आप दोनों सहमत हैं, है ना? एकदम सही। और ये सिर्फ मतलब अच्छी बातचीत का कोई नियम भर नहीं है, इसके पीछे ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। जब कोई व्यक्ति जोर से या शायद मन में ही नहीं कहता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहा होता, उसका पूरा शरीर, उसकी नसें, उसका दिमाग, सब एक तरह की, आप कह सकते हैं, रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं, डिफेंसिव मोड में। अच्छा, एक दीवार सी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, वो पीछे हटने को तैयार हो जाता है, आगे बढ़ने को नहीं। एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी हो जाती, जैसा आपने कहा। तो नहीं कहना सिर्फ असहमति नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक कवच पहन लेना है। बहुत अच्छा कहा आपने, बिल्कुल सही। और एक बार ये नहीं का कवच पहन लिया, तो फिर व्यक्ति का स्वाभिमान, उसकी इज्जत, वो उसे उस स्टैंड से हटने नहीं देती आसानी से, भले ही बाद में उसे लगे कि हाँ शायद दूसरा पक्ष सही था। हाँ, क्योंकि अब ईगो आ जाता है बीच में। बिल्कुल, उस नहीं को हाँ में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उसमें अहंकार या ईगो शामिल हो गया है। इसके ठीक उलट, जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है, तो कोई शारीरिक या मानसिक रुकावट वैसी नहीं होती। शरीर और दिमाग ज्यादा खुले रहते हैं, रिसेप्टिव मोड में। वो बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में रहता है। कार्नेगी यही कहते हैं कि हर हाँ के साथ सामने वाला आपकी अंतिम बात या प्रस्ताव को स्वीकार करने के ज्यादा करीब आता जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है, मतलब हाँ कहना एक तरह से दरवाजा खुला रखने जैसा है। हाँ,
जबकि नहीं, उसे बंद कर देता है। एकदम सही। और यहीं पर कुछ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी काम करते हैं। एक है जिसे रॉबर्ट सियाल्डिनी जैसे प्रभाव के मनोवैज्ञानिकों ने कंसिस्टेंसी या तालमेल का सिद्धांत कहा है। कंसिस्टेंसी, अच्छा। इसका मतलब है कि हम इंसान अपने पहले के बयानों, अपने विश्वासों और अपने कामों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहते हैं। अगर किसी ने एक बार आपकी किसी बात पर हाँ कह दिया है, तो वो अनजाने में ही सही आगे भी उसी दिशा में बने रहने का एक दबाव महसूस करता है, ताकि वो अपनी ही नजरों में सुसंगत मतलब कंसिस्टेंट दिखे। तो एक हाँ दूसरी हाँ को खींचती है, ऐसा कह सकती हूँ। हाँ, कुछ हद तक इसे गति का प्रभाव या मोमेंटम इफेक्ट भी कह सकते हैं। सोचिए जैसे किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना मुश्किल होता है, पर एक बार चल पड़े तो आसान हो जाता है। हाँ, तो उसे चलाते रहना आसान है। वैसे ही बातचीत में शुरुआती सहमतियां एक सकारात्मक गति बना देती हैं। हर अगली हाँ कहना थोड़ा और आसान हो जाता है, और जो बड़ी बात है उस पर सहमति के लिए मानसिक बाधा कम होती जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है फ्रेमिंग, यानी बातचीत का माहौल कैसे तय होता है। जब आप साझा मूल्यों या सहमतियों से शुरुआत करते हैं तो आप अनजाने में ही बातचीत को सहयोग मतलब कोलैबोरेशन के फ्रेम में ढाल रहे होते हैं, टकराव के बजाय। बिल्कुल टकराव या कॉन्फ्रंटेशन के बजाय आप सामने वाले के दिमाग को सहयोग के लिए तैयार कर रहे होते हैं, प्राइम कर रहे होते हैं। और ये पहली फ्रेमिंग इस बात पर बहुत असर डालती है कि आगे की बातचीत को कैसे समझा जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तो कार्नेगी ने इसे असल में इस्तेमाल करने के लिए क्या सलाह दी? क्या उन्होंने कुछ खास तरीके बताए कि बातचीत में से कैसे बुने? हाँ, कार्नेगी की सलाह बहुत प्रैक्टिकल थी। पहली और सबसे जरूरी बात, हमेशा बातचीत की शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हों। कोई साझा लक्ष्य हो, कोई साझा मूल्य या कोई ऐसी सच्चाई जिसे दोनों मानते हों। ठीक है। दूसरी सलाह, कभी भी सीधे तौर पर यह कहकर शुरुआत ना करें कि आप गलत हैं। ओह, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। हाँ, या सामने वाले के विचार का तुरंत खंडन ना करें। यह लगभग गारंटी है कि सामने वाला बचाव की मुद्रा में चला जाएगा और शायद आपकी बात सुनना ही बंद कर दे। तीसरी बात, छोटी छोटी सहमतियों की एक श्रृंखला बनाएं। मतलब एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब स्वाभाविक रूप से हाँ में हो, और ये हाँ आपके मुख्य मुद्दे से जुड़े होने चाहिए और धीरे धीरे उस तरफ ले जाने वाले हों। ये एक पुल बनाने जैसा है, ईट द रीट। समझ गई। और चौथी, और ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, इसे सामने वाले के बारे में बनाएं। अपने सवाल उनकी ज़रूरतों, उनके लक्ष्यों, उनकी चिंताओं या उनकी पहचान के संदर्भ में पूछें। जब लोगों को लगता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं और उनके हित में सोच रहे हैं, हाँ, तो वे हाँ कहने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? क्या ये वाकई काम करता है या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? कुछ उदाहरणों से शायद ये और साफ होगा। जरूर। कार्नेगी ने अपनी किताब में एक सेल्समैन का उदाहरण दिया था। मान लीजिए वो मोटर कार के पुर्जे बेचता है और किसी गैराज के मालिक से मिलता है। अब वो सीधे कीमत या अपनी कंपनी की बड़ाई से शुरू नहीं करता। नहीं, वो शायद ऐसे शुरू करें, आपकी दुकान इस शहर की सबसे भरोसेमंद दुकानों में से एक मानी जाती है ना? अच्छा। जाहिर है मालिक कहेगा हाँ, कोशिश तो यही रहती है। फिर सेल्समैन कह सकता है, और आपके ग्राहक उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें अच्छी क्वालिटी के पुर्जे लगाकर दें ताकि उनकी गाड़ी लंबे समय तक बिना परेशानी के चले। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। मालिक फिर कहेगा हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो वो पहले उन बातों पर सहमति ले रहा है जो मालिक के लिए महत्वपूर्ण है, भरोसा, क्वालिटी। ठीक समझे। अब सेल्समैन ने मालिक को गुणवत्ता और भरोसे के विचार से जोड़ दिया है। इसके बाद जब वो अपने पुर्जों की बात करेगा, भले ही वो थोड़े महंगे हों, तो मालिक मानसिक रूप से उस कीमत को उन मूल्यों यानी भरोसा, क्वालिटी के लिए सही ठहराने के लिए ज्यादा तैयार होगा जिन पर वो पहले ही हाँ कह चुका है। कीमत पर बहस बाद में आती है, पहले मूल्यों पर सहमति बनती है। ये वाकई चालाकी से ज्यादा समझदारी लगती है। क्या आज के जमाने में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसे ऑफिस में? बिल्कुल। ऑफिस का एक आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी टीम मेंबर का काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। गलत तरीका क्या होगा? आप सीधे कहें तुम ये प्रोजेक्ट ठीक से नहीं कर रहे हो। हाँ, ये तो सीधा टकराव हो गया। बिल्कुल। नतीजा, सामने वाला तुरंत सफाई देने लगेगा, बहाने बनाएगा या शायद उल्टा आप पर ही कोई आरोप लगा दे। माहौल खराब। हाँ। अब कार्नेगी का तरीका इस्तेमाल करते हैं। आप शायद ऐसे शुरू करें, हम दोनों चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, है ना? इसका जवाब तो हाँ ही होगा। लगभग हमेशा हाँ होगा। फिर आप कह सकते हैं, और हम दोनों इस बात पर भी सहमत हैं कि समय पर डिलीवरी और क्वालिटी हमारे क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है। फिर से हाँ। अब जब सहमति का माहौल बन गया है, आप कह सकते हैं,
तो क्या हम मिलकर देख सकते हैं कि इस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है ताकि हम उन लक्ष्यों को हासिल कर सकें? वाह, देखिए कैसे बातचीत आलोचना से हटकर समस्या के समाधान और सहयोग पर आ गई। ये बहुत बड़ा फर्क है। सिर्फ शुरुआत बदलने से पूरी बातचीत का रुख बदल गया। आलोचना की जगह सहयोग की भावना आ गई। एक और आधुनिक उदाहरण देखिए, कभी एप्पल स्टोर गए? हाँ, गई हूँ। वहां अक्सर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सीधे मैकबुक की कीमत या फीचर बताने के बजाय शायद ऐसे पूछें, आप जरूर कुछ ऐसा ढूंढ रहे होंगे जो तेज चले, भरोसेमंद हो और इस्तेमाल करने में आसान हो, सही है ना? हाँ, बिल्कुल। कौन न कहेगा इन बातों के लिए। बिल्कुल। तो ग्राहक पहले ही उन मूल्यों पर हाँ कह चुका होता है। अब जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मैकबुक दिखाता है जिसकी कीमत शायद ज्यादा हो, तो वो कीमत उन मूल्यों तेजी, भरोसा, आसानी के लिए ज्यादा जायज लगने लगती है जिन पर ग्राहक पहले ही सहमति जता चुका है। और क्या ये तकनीक सिर्फ बेचने या ऑफिस की बातों में ही काम आती है या बड़ी चीजों में भी, जैसे नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी में? ये सिद्धांत तो नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट, जो बातचीत की रणनीतियों पर दुनिया भर में माना जाता है, हाँ, सुना है मैंने। उनके शोध में पाया गया कि जिन वार्ताओं में दोनों पक्ष शुरुआत में साझा हितों या सहमतियों की पहचान करते हैं, उनके सफल समझौते पर पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुछ स्टडीज में तो 30-40% तक। इतना ज्यादा? हाँ, सोचिए कोई शांति वार्ता हो या दो देशों के बीच कोई संधि, बातचीत अक्सर ऐसे शुरू होती है, हम दोनों इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति चाहते हैं, या हम दोनों अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये शुरुआती हाँ मुश्किल मुद्दों पर बात करने से पहले एक साझा जमीन तैयार करती हैं। सही बात है। यहां तक कि FBI के पूर्व होस्टेज नेगोशिएटर क्रिस वॉस, जिन्होंने बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में लोगों से बातचीत की है, हाँ, उनकी किताब पढ़ी है मैंने, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। हाँ, तो वो अपनी किताब में इसी तरह की तकनीकों पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि, या क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि, जैसे वाक्य बिना टकराव के हाँ को प्रोत्साहित करते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सामने वाले का प्रतिरोध कम करते हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब ये सिद्धांत सिर्फ रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों के लिए नहीं, बल्कि बहुत गंभीर और ऊंचे दांव वाली स्थितियों में भी कारगर है। निजी जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, पार्टनर के साथ। क्यों नहीं, निजी रिश्तों में तो ये और भी ज्यादा उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए पार्टनर के साथ वीकेंड प्लान्स को लेकर कोई मतभेद है। हाँ, ये तो होता ही है। तो सीधे ये कहने के बजाय तुम हमेशा अपनी चलाती हो, मेरी तो सुनते ही नहीं, जिसका जवाब यकीनन नहीं या बहस होगी। हाँ, आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि हमारा वीकेंड मजेदार और आरामदायक हो, है ना? सहमति में हाँ। पार्टनर कहेगा हाँ, फिर आप कहें और हम दोनों के लिए साथ में अच्छा समय बिताना भी जरूरी है और थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस मिलना भी। ठीक। हाँ, ये भी सही है। फिर से हाँ। अब जब दोनों साझा लक्ष्यों पे सहमत हो गए तो समाधान खोजना आसान हो जाता है। तो चलो देखते हैं कि हम ऐसा प्लान कैसे बना सकते हैं जिसमें दोनों बातें हो जाएं। ये तरीका बचाव की भावना कम करता है और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। ये सारे उदाहरण वाकई बहुत प्रभावी लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये तरीका सिर्फ हाँ बुलवाने का नहीं, बल्कि सामने वाले को ये महसूस कराने का भी है कि उनकी बात सुनी और समझी जा रही है। लेकिन सुनने में जितना आसान लगता है, असल में इसे अपनी रोज की बातचीत में उतारना, क्या इसके लिए कुछ खास तरीके या वाक्यांश है जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे अपनी आदत में लाने के लिए कुछ ठोस चीजें की जा सकती हैं। कुछ सहमति जताने वाले वाक्यांश मददगार में हो सकते हैं, जैसे क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि, या आप भी मानेंगे कि, या क्या ये कहना सही होगा कि, अच्छा, या फिर हम दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि। ये अच्छे फ्रेजेस हैं। हाँ, एक और तरीका है जिसे सहमति का क्रम या सेट कहते हैं। बातचीत की शुरुआत 2-3 ऐसे आसान सवालों से करें जिनका जवाब लगभग निश्चित रूप से हाँ हो और जो आपके मुख्य मुद्दे से थोड़ा संबंधित हो। ठीक है। फिर एक ऐसे सवाल पर जाएं जिस पर हाँ कहना शायद थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, और फिर धीरे से अपने मुख्य प्रस्ताव या मुद्दे पर आएं। ये धीरे धीरे सामने वाले को आपकी दिशा में ले जाता है। और क्या करना चाहिए जिससे ये तरीका ज्यादा कारगर हो? कोई और टिप्स? एक जरूरी बात है, नहीं की संभावना को कम करना। जैसे आरोप लगाने वाले या बंद सवाल पूछने से बचें, जैसे आप ऐसा क्यों नहीं करते। हाँ, ये तो सीधा उंगली उठाने जैसा है। हाँ, इसके बजाय खुले और सहयोगात्मक सवाल पूछें, हम मिलकर इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। और सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान न दें, सामने वाले की शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज पर भी गौर करें। अच्छा, नॉन वर्बल क्यूज पर भी? हाँ, क्या वे सिर हिला रहे हैं, क्या वे आपकी तरफ झुक रहे हैं,
क्या वे बीच बीच में छोटी मौखिक सहमतियां दे रहे हैं, जैसे ठीक है। ये सूक्ष्म हाँ संकेत होते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, सही। इन्हें पहचानना और इन्हें और प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या इसमें हेरफेर करने या चालाकी जैसा महसूस होने का खतरा नहीं है? कहीं ऐसा न लगे कि हम सामने वाले को बस अपनी बात मनवाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से फंसा रहे हैं? ये नैतिक रूप से कितना सही है? ये बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण चिंता है, और इसका जवाब है हाँ, इसमें हेरफेर का जोखिम है, बिल्कुल है, अगर इसे गलत तरीके से या गलत इरादे से इस्तेमाल किया जाए। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी चेतावनी है। सबसे पहली बात, प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी बेहद जरूरी है। अगर आपके सवाल बनावटी लगते हैं या ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ताकि सामने वाला हाँ कह दे, तो लोग पकड़ लेंगे। बिल्कुल, लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं और फिर इसका उल्टा असर होता है। विश्वास टूटता है और प्रतिरोध और बढ़ जाता है। आपके सवाल वास्तविक साझा जमीन या मूल्यों को दर्शाने चाहिए, न कि सिर्फ एक चालाक तरकीब लगे। मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, सतही या असंबंधित सहमतियों से बचना चाहिए। मान लीजिए आप किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आप शुरुआत करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ। और चाय तो आपको भी पसंद होगी। हाँ। और फिर अचानक आप मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जुड़ावहीन हाँ आपकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। सही बात है। कनेक्शन नहीं बनता। हाँ। सहमतियों का एक तार्किक क्रम होना चाहिए जो मुख्य विषय से जुड़ा हो। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये तरीका मुश्किल बातचीत या वास्तविक असहमतियों से बचने का जरिया नहीं है। अच्छा। इसका उद्देश्य सिर्फ एक सकारात्मक और खुला माहौल बनाना है ताकि बातचीत सही दिशा में शुरू हो सके। एक बार जब आपने हाँ हाँ कहकर एक तालमेल बना लिया है, तब भी आपको सामने वाले की वास्तविक चिंताओं, आपत्तियों और असहमतियों को सुनना, समझना और ईमानदारी से संबोधित करना ही होगा। हाँ, ये जरूरी है। ये सिर्फ दरवाजा खोलने की कुंजी है, अंदर के कमरे को साफ करना फिर भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी बारीकियां हैं। मतलब ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। इसे समझदारी और ईमानदारी से इस्तेमाल करना होगा। अब एक और सवाल मन में आता है, आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है। हम ज्यादातर डिजिटल माध्यमों से बात करते हैं, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल। क्या ये सिद्धांत इस डिजिटल युग में भी उतना ही प्रासंगिक और कारगर है? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं कहूंगा कि शायद आज के दौर में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल बातचीत में गलतफहमी की गुंजाइश ज्यादा होती है, टोन समझना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। तो सहमति से शुरुआत करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि एक सकारात्मक टोन सेट हो सके। इसके उदाहरण हमें हर तरफ दिखते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को ही देख लीजिए, कितनी ही वेबसाइट है या लैंडिंग पेज आपसे पहले कुछ सहमति वाले सवाल पूछते हैं। जैसे, क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं? हाँ। इन शुरुआती हाँ के बाद ही वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस पेश करते हैं। ये आपको मानसिक रूप से उनके समाधान को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। हाँ, देखा है मैंने ये। राजनीति में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। नेता अपने भाषणों की शुरुआत अक्सर ऐसे मूल्यों या लक्ष्यों से करते हैं जिन पर लगभग सभी सहमत हों। हम सब एक सुरक्षित समाज चाहते हैं। हम सब अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। हम सब निष्पक्षता और अवसर चाहते हैं। इन सहमतियों का आधार बनाने के बाद ही वो अपनी विवादास्पद नीतियां या योजनाएं सामने रखते हैं। सही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें, वे अक्सर अपने वीडियो या पोस्ट की शुरुआत ऐसे सवालों से करते हैं जिनका जवाब हाँ होता है। क्या आप भी सुबह उठने में आलस करते हैं? हाँ। क्या आप फिट तो रहना चाहते हैं पर जिम जाने का वक्त नहीं मिलता? ये सवाल तुरंत दर्शक को हुक करके और उन्हें आगे सुनने या पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे पहले ही मन में हाँ कह चुके होते हैं। हाँ, ये बात तो है। मैंने भी ये पैटर्न नोटिस किया है। इसका मतलब है कि माध्यम बदलने से मानव मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत नहीं बदलते। यहाँ तक कि ग्राहक सेवा मतलब कस्टमर सर्विस में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक अच्छा सपोर्ट एजेंट शायद कहेगा, आप चाहेंगे कि आपकी ये समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाए, है ना? हाँ। और बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के कौन ग्राहक ना कहेगा? कोई नहीं। हर हाँ ग्राहक के गुस्से या हताशा को थोड़ा कम करने और समाधान की ओर बढ़ने में मदद करती है। तो अगर हमें डेल कार्नेगी के इस शक्तिशाली सिद्धांत का सार निकालना हो, एक मुख्य सीख जो हम आज की इस चर्चा से ले जा सकें, तो वो क्या होगी? सार बहुत सीधा है। बातचीत की शुरुआत कभी नहीं से ना करें। नहीं एक बाधा है, एक दीवार है
जिसे पार करना मुश्किल होता है। इसके बजाय बातचीत की शुरुआत हाँ से करें। हाँ एक खुला दरवाजा है, एक पुल है जो आपको सामने वाले से जोड़ता है। वास्तविक साझा सहमतियों के जरिए एक सकारात्मक गति और माहौल बनाएं। और ये सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर रिश्ते बनाने के लिए भी जरूरी है ना? बिल्कुल, ये लोगों को धकेलने मतलब पुशिंग के बारे में नहीं है। ये उन्हें सम्मानपूर्वक मार्गदर्शन देने, गाइडिंग के बारे में है। किसी को आपकी बात या नजरिए तक लाने का सबसे सहज और प्रभावी रास्ता अक्सर छोटी छोटी सहमतियों से होकर ही जाता है। वो सहमतियां जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान से हासिल की गई हों। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की कितनी बातचीतें शायद अनजाने में ही गलत तरीके से शुरू कर देते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि सामने वाला हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा। हमारे रिश्तों, हमारे प्रभाव और शायद हमारे जीवन की गुणवत्ता में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, लोगों को अपनी सोच की दिशा में लाना और गहरे भरोसेमंद रिश्ते बनाना। इसके पीछे मनोविज्ञान की कई परतें हैं, और शायद ये हाँ का सिद्धांत उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अक्सर हमें लगता है ना कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है, बेहतर तर्क देने होते हैं, जरूरी है। हाँ। लेकिन क्या हो अगर असलियत इसके ठीक उलट हो? क्या हो अगर प्रभाव डालने का सबसे कारगर तरीका चुप रहना हो और दूसरे को बोलने देना? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? बिल्कुल, ये हमारी जो आम समझ है ना, उसके थोड़ा उलट जाता है। हाँ। प्रभाव का मतलब अक्सर समझा जाता है कि अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी बात रखो। सही। लेकिन देखिए, महान कम्युनिकेशन गुरु डेल कार्नेगी ने दशकों पहले एक सिद्धांत दिया था जो इसी सोच को पलट देता है। अच्छा, क्या था वो? उनका कहना था, दूसरों को ज्यादातर बातें करने दें, और ये कोई मतलब चुपचाप बैठना नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। तो फिर? ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, स्ट्रेटेजिक चुप्पी। दिलचस्प। तो आज हम इसी थोड़ी चौंकाने वाली रणनीति की तह तक जाएंगे। मतलब क्यों ये काम क्यों करता है भला? हाँ। किसी को ज्यादा बोलने देने से हमारा प्रभाव कैसे बढ़ सकता है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, इसके पीछे ना गहरा मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा। सबसे पहली वजह है, इंसान की अपनी बात कहने की जो इच्छा होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। हाँ, ये तो है। लोग अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आइडियाज, इनके बारे में बात करना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। ओके। आपको पता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, वो बताती है कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। अरे वाह, मतलब वैसे ही एहसास? हाँ, वैसा ही एहसास जैसे अच्छा खाना खाकर या कोई इनाम जीतकर होता है। अच्छा। तो जब हम किसी को बोलने का मौका दे रहे हैं तो हम अनजाने में उन्हें एक खुशी दे रहे हैं, एक अच्छा अनुभव। ये तो कमाल है। और क्या कारण है? दूसरा अहम कारण है कंट्रोल का एहसास। कंट्रोल का एहसास मतलब जब लोग ज्यादा बोलते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि बातचीत उनके कंट्रोल में है। उन्हें ये महसूस होता है कि जो नतीजा निकल रहा है वो उनका अपना आइडिया है। हाँ। भले आपने उन्हें सही सवाल पूछकर उस तरफ गाइड किया हो। हाँ। और जाहिर है लोग अपने विचारों का विरोध कम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आइडिया उनका है तो उसे मानने में आसानी होती है। ये तो थोड़ी चालाकी भी हुई कह सकते हैं। और इससे शायद टकराव भी कम होता होगा फिर। हाँ बिल्कुल, यही तीसरा पॉइंट है, मतलब कम प्रतिरोध। आप लगातार अपनी बात थोपेंगे या ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला डिफेंसिव हो सकता है। हाँ, होता है। उन्हें लग सकता है कि आप बहस कर रहे हैं या उन पर हावी हो रहे हैं। लेकिन जब आप उन्हें खुलकर बोलने का मौका देते हैं तो वो डिफेंस वाली दीवारें थोड़ी नीचे आ जाती हैं, सहज हो जाते हैं। हाँ, ज्यादा सहज महसूस करते हैं। और चौथा फायदा शायद जानकारी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो हमें उनकी जरूरतें, उनकी चिंताएं, ये सब बेहतर समझ आएंगी। बिल्कुल सही, सूचना का खजाना मिल जाता है। अच्छा। ध्यान से सुनने पर आपको उनकी असली जरूरतें, उनके डर, उनकी उम्मीदें, इनके बारे में इतनी बारीक जानकारी मिलती है जो शायद सीधे पूछने पर कभी न मिलती। और इस जानकारी का इस्तेमाल आप बाद में सही समाधान देने में कर सकते हैं, वो भी उनकी ही भाषा में। तो ये सिर्फ चुप बैठना नहीं है, ये है ध्यान से सुनना और समझना। कार्नेगी इसी रणनीतिक चुप्पी की बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल वही, निष्क्रियता नहीं, रणनीति। कार्नेगी का एक बहुत मशहूर कोट है। हाँ। वो कहते थे, याद रखिए कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वे आपकी और आपकी समस्याओं में
उतनी रुचि नहीं रखते जितनी वे खुद में और अपनी इच्छाओं में 100 गुना ज्यादा रखते हैं। 100 गुना? ये तो सीधी बात है। हाँ, उनका मानना था कि जब कोई आइडिया बाहर से थोपा जाता है ना, तो लोग विरोध करते हैं। लेकिन जब किसी को लगता है कि आइडिया उसी के अंदर से आया है, तो वो उसे पूरी तरह अपना लेता है। ठीक है, सिद्धांत तो समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। पर ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? कोई किस्सा बताया कहानी ने अपनी किताब में? हाँ, बिक्री का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। बताइए। एक सेल्समैन है जो ग्राहक के पास जाता है और बस शुरू हो जाता है, अपने प्रोडक्ट की तारीफों के पुल बांध देता है। ये फीचर है, वो स्पेसिफिकेशन है, ये फायदा, वो फायदा, सब कुछ। सोचता है कि ज्यादा जानकारी मतलब ज्यादा असर। हाँ, वो सोचता है कि ज्यादा जानकारी देकर ग्राहक को इम्प्रेस कर लेगा। नतीजा क्या होता है? क्या? ग्राहक बोर हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है, बिक्री नहीं होती। क्योंकि वो सिर्फ अपनी ही धुन में था, ग्राहक की सुनी नहीं रहा था। बिल्कुल। अब देखिए, दूसरा सेल्समैन उसी ग्राहक के पास जाता है, लेकिन वो बोलने के बजाय सवाल पूछता है। अच्छा, कैसे सवाल? वो पूछता है, आपकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? आप अपने काम में किन चीजों को बेहतर करना चाहेंगे? वो ध्यान से सुनता है और ग्राहक को और बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, बीच बीच में अच्छा, और बताइए। तो इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ग्राहक अपनी जरूरतें, अपनी समस्याएं खुलकर बताता है। उसे लगता है कि कोई है जो वाकई उसकी बात सुन रहा है, उसे समझ रहा है। फिर सेल्समैन उसकी बताई जरूरतों के आधार पर समाधान पेश करता है। अब ग्राहक को क्या लगता है कि ये समाधान उसी की समस्या का हल है, उसी का आइडिया है। एग्जैक्टली, उसे लगता है कि ये समाधान उसी की समस्याओं से निकला है, उसी का आइडिया है। नतीजा, बिक्री बहुत आसानी से हो जाती है। कार्नेगी का सबक एकदम साफ है, लोग आपके निष्कर्षों से ज्यादा अपने निष्कर्षों पर भरोसा करते हैं। ये बिक्री वाला उदाहरण तो बहुत बहुत सीधा और असरदार है। क्या ये सिद्धांत बिक्री के अलावा भी काम करता है, जैसे मुश्किल स्थितियों में, लीडरशिप में या नेगोशिएशन में? निश्चित रूप से, बल्कि शायद वहां और भी ज्यादा कारगर होता है। सच में? हाँ, उदाहरण के लिए FBI के जो होस्टेज नेगोशिएटर्स होते हैं ना, बंधक बनाने वालों से बात करने वाले, हाँ, उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है संदिग्ध को ज्यादा से ज्यादा बोलने देना। अच्छा, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कोई बोलता है, उतना ही उसका भावनात्मक तनाव कम होता है और उतनी ही ज्यादा अनजाने में वो काम की जानकारी दे देता है। अरे वाह! क्रिस वॉस, एक पूर्व FBI नेगोशिएटर है, वो इसे टैक्टिकल एम्पैथी कहते हैं, सामरिक सहानुभूति। मतलब सुनने के जरिए सामने वाले की स्थिति को समझना और उसे प्रभावित करना। यानी बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में भी सुनने की ये तकनीक जान बचा सकती है। ये तो कमाल है। हाँ, और सिर्फ आज के जमाने में ही नहीं, इतिहास में भी इसके उदाहरण हैं। जैसे अब्राहम लिंकन, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धैर्य से सुनते थे। अच्छा। अक्सर दूसरों को अपनी पूरी बात कहने देते थे, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। इससे उन्हें न सिर्फ पूरी जानकारी मिलती थी, बल्कि सामने वाले का गुस्सा भी अक्सर ठंडा हो जाता था। सही बात है। इसके बाद जब लिंकन अपनी बात रखते थे, तो उसका असर ज्यादा होता था। ये बात तो है। जब कोई हमारी पूरी बात सुन लेता है ना, तो हम भी उसकी बात सुनने को ज्यादा तैयार हो जाते हैं, थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। व्यक्तिगत रिश्तों में भी ये जरूर काम आता होगा। व्यक्तिगत रिश्तों में तो ये शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। देखिए, गॉटमन इंस्टीट्यूट है जो शादीशुदा जोड़ों पर दशकों से रिसर्च कर रहा है। हाँ, सुना है। उनके अध्ययन बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी शिकायत अक्सर प्यार की कमी नहीं होती। तो क्या होती है? शिकायत होती है सुने ना जाने की। जिन जोड़ों में साथी महसूस करते हैं कि उनकी बात ध्यान से सुनी और समझी जाती है, वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। जब कोई बस अपनी ही कहता रहता है, तो दूसरा कैसा महसूस करेगा? उपेक्षित। हाँ, अनदेखा। ये तो बहुत गहरी बात है। ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि ये सिद्धांत वाकई बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सवाल है कि इसे अपनी रोजमर्रा की बातचीत में उतारा कैसे जाए? हाँ, ये अहम सवाल है। कहने में तो आसान लगता है सुनो, पर करना मुश्किल हो सकता है। आदत नहीं होती ना। बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा अभ्यास और कुछ तकनीकों की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे? पहली कोशिश हो सकती है 70-30 नियम अपनाने की। 70-30 नियम, ये क्या है? मतलब लक्ष्य रखें कि बातचीत में लगभग 70% समय दूसरा व्यक्ति बोले और आप 30%। ओह, इतना ज्यादा? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम चुप रहें, बल्कि आप सही सवाल पूछें और फिर ध्यान से सुनें। सही सवाल मतलब कैसे सवाल? बंद सवाल या खुले सवाल? आपने पहले बताया था शायद।
हाँ, खुले सवाल पूछना ज्यादा कारगर होता है। खुले सवाल मतलब? ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना हो, जो विस्तार से बताने को प्रोत्साहित करे। उदाहरण? जैसे, इस बारे में आपके क्या विचार है, या आप इसे कैसे काम करते हुए देखते हैं, या मान लीजिए कोई अपनी परेशानी बता रहा है तो पूछिए फिर क्या हुआ। अच्छा, और बंद सवाल? बंद सवालों से बचें, जैसे क्या आप सहमत हैं, क्योंकि यह बातचीत को वहीं रोक देते हैं। समझ गया, ओके। और सुनने के दौरान क्या कर सकते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि हम वाकई ध्यान दे रहे हैं? दूसरी तकनीक है जिसे कहते हैं इको एंड रीफ्रेम। इको एंड रीफ्रेम? हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब गूंज और पुनः फ्रेम करना, उनकी कई मुख्य बातों को अपने शब्दों में दोहराना। अच्छा, कैसे? जैसे आप कह सकते हैं, तो अगर मैं सही समझी, आपका मुख्य मुद्दा ये है कि, या तो आप कह रहे हैं कि। इससे दो फायदे होते हैं। एक, सामने वाले को लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, कोई गलतफहमी हो रही हो तो शुरुआत में ही पकड़ी जा सकती है। हाँ, ये गलतफहमी दूर करने में बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। और कौन सी तकनीकें हैं? तीसरी है रणनीतिक रूप से मौन का प्रयोग करना। मौन? चुप्पी? हाँ, ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमें अक्सर चुप्पी अजीब लगती है। हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। लेकिन बातचीत के बीच थोड़ी देर की खामोशी अक्सर सामने वाले को और ज्यादा सोचने या कुछ और बताने के लिए प्रेरित करती है। इसे दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने का स्पेस देने के लिए इस्तेमाल करें। ये वाकई अभ्यास की चीज है। चुप्पी में सहज रहना मुश्किल है पर जरूरी लगता है। और चौथी तकनीक? चौथी है आपकी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा का इस्तेमाल। अच्छा, नॉन वर्बल क्यूज? सिर हिलाएं बीच बीच में, आंखों से संपर्क बनाए रखें, घूरना नहीं, बस संपर्क। ये छोटे छोटे संकेत सामने वाले को बताते हैं कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए सुरक्षित महसूस कराते हैं। सही है। ये तकनीकें तो काफी व्यवहारिक लग रही हैं। इन्हें अलग अलग सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग में। ऑफिस मीटिंग में अक्सर लोग अपनी बात रखने के लिए उतावले रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। वहां इस सिद्धांत का पालन करने के लिए जब आपकी बारी आए तब भी दूसरों से पूछें, इस पर बाकी लोगों के क्या विचार हैं, या क्या कोई और पहलू है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा। इससे न केवल बेहतर आइडिया सामने आते हैं, बल्कि टीम को लगता है कि फैसले में उनकी भी भागीदारी है, अपनापन महसूस होता है। ये तो टीम बिल्डिंग के लिए भी अच्छा है। और अगर कोई सेल्स पिच दे रहा हो? सेल्स में तो शुरुआत ही सवालों से करें। जैसे हमने पहले बात की, आप अभी किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या आपके लिए एक आदर्श समाधान कैसा दिखेगा। ग्राहक को बोलने दें। उनकी जरूरतें समझें पहले। हाँ। उनकी जरूरतों को समझें, फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनकी बताई जरूरतों के समाधान के रूप में पेश करें। सही। और लीडरशिप भूमिका में मैनेजर या टीम लीडर्स अपनी टीम के साथ जो वन-ऑन-वन मीटिंग्स करते हैं ना, हाँ। उन्हें सिर्फ निर्देश देने के बजाय सुनने के सत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनने के सत्र? हाँ, पूछें आपके काम में क्या अच्छा चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर चुपचाप सुने। अक्सर कर्मचारी ऐसी समस्याएं या ऐसे सुझाव बता देते हैं जो शायद वे औपचारिक रूप से कभी ना कहें। सही बात है। और रिश्तों में इसका इस्तेमाल कैसे करें? रिश्तों में तो शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा। खासकर जब कोई करीबी परेशान हो या अपनी कोई बात शेयर कर रहा हो, तो तुरंत सलाह देने या समाधान बताने की जो हमारी इच्छा होती है ना, हाँ होती है, फौरन फिक्स करने की, उस पे थोड़ा काबू रखें। पहले बस सुने, कहें मुझे और बताओ, या उस समय कैसा महसूस हुआ। सहानुभूति दिखाएं। हाँ, सहानुभूति दिखाना, समझने की कोशिश करना, ये अक्सर सलाह देने से ज्यादा मददगार होता है। ये सब सुनकर एक बात दिमाग में आ रही है, क्या कभी इस पर ध्यान दिया है कि जब कोई हमें बिना टोके ध्यान से सुनता है तो कैसा महसूस होता है? हाँ, कैसा लगता है? एक तरह का सुकून मिलता है। लगता है कि हाँ, किसी ने समझा, महत्व दिया। बिल्कुल। और जब हम किसी को ये अनुभव देते हैं तो अनजाने में ही हम उसके साथ एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं, विश्वास पैदा होता है। सही कहा। लेकिन क्या इस तरीके की कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या हर स्थिति में बस सुनते ही रहना है? कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसका फायदा उठा लें या बातचीत कहीं की कहीं चली जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा नहीं है कि बस सुनते ही रहना है, कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि? पहले सुनना और सहमत होना, ये एक बात नहीं है। अच्छा। दूसरों को बोलने देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनकी हर बात मान लें। लक्ष्य उनकी बात को, उनके नजरिए को समझना है,
समर्पण करना नहीं। समझने के बाद आप अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं या बातचीत को सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, यानी समझना प्राथमिकता है, मानना जरूरी नहीं। ओके। और दूसरी अहम बात है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। मतलब अगर सामने वाले को लगा कि आप सिर्फ सुनने का दिखावा कर रहे हैं या उनकी बातों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जानकारी जुटा रहे हैं, तो ये तरीका उल्टा पड़ सकता है। हाँ, भरोसा टूट जाएगा। बिल्कुल, भरोसा टूटने में देर नहीं लगती। सुनने में सच्ची दिलचस्पी होनी चाहिए, ये कोई चालाकी भरी चाल नहीं होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हाँ जी। और तीसरी बात है सांस्कृतिक भिन्नता, कल्चरल डिफरेंस। अच्छा, ये कैसे? अलग अलग संस्कृतियों में बातचीत और मौन के मायने थोड़े अलग हो सकते हैं। कुछ कल्चर में थोड़ी देर की चुप्पी सहज मानी जाती है, जबकि कुछ में इसे असहजता या असहमति का संकेत समझा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप जिस माहौल में हैं उसके हिसाब से अपनी सुनने की शैली को थोड़ा एडजस्ट करें, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? डेल कार्नेगी के इस सिद्धांत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सच्चा प्रभाव अक्सर जोर जोर से बोलने में नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने में छिपा होता है। जब आप दूसरों को ज्यादा बोलने देते हैं तो आप उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करते हैं, आप महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं, आप प्रतिरोध कम करते हैं और विश्वास बनाते हैं। और लोग अपने आइडियाज को ज्यादा अपनाते हैं। बिल्कुल, लोग उन विचारों और समाधानों को ज्यादा अपनाते हैं जिन्हें वे अपना समझते हैं। इसलिए सुनना कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं है, ये एक सक्रिय, शक्तिशाली और रणनीतिक कौशल है। और ये सिर्फ काम की बात नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में लीडरशिप, रिश्ते, रोजमर्रा की बातचीत हर जगह लागू होता है। कम बोलकर ज्यादा सुनकर शायद हम ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। अजीब लगता है पर सच है। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अक्सर सबसे शक्तिशाली आवाज वो होती है जो दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करती है। वाह, क्या बात कही। जरा सोचिए, अगर हमारी हर बातचीत के बाद लोग ज्यादातर सिर्फ हमारी बात याद न रखें, बल्कि ये याद रखें कि उन्हें कैसा महसूस हुआ, सुना हुआ, समझा हुआ, महत्वपूर्ण, तो हमारे आसपास की दुनिया और हमारे रिश्ते कितने बदल सकते हैं।